हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं ACRL सीरीज सर्किट। जैसा आपको सर्किट गिवन है, ये दिख रहा है ना, इसमें R और L यानी कि इंडक्टर को रजिस्टर को आपस में कनेक्ट किया है सीरीज में। R रेजिस्टेंस है, R रजिस्टर का रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसा हमने पीछे नोट किया, दोनों की यूनिट सेम है या ओम में है। अब इनका जो कलेक्टिव जो रेजिस्टेंस आएगा ना, दोनों ने क्या करना है, अपोज करना है करंट को, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं इम्पीडेंस और रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। चलो अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है अपना कि V जो है ना, ये सप्लाई वोल्टेज कहाँ कहाँ ड्रॉप हुई है, दो हिस्सों में ड्रॉप हुई है। VR के केस में R के क्रॉस एंड इंडक्टर के क्रॉस, जो कि है VL, और यहाँ क्रॉस हुई है ये VR है। अब यहाँ पे हम KVL तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि सोर्स हमारा क्या है, AC है। DC के केस में हमारा किस तरह से, हम कैसे क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करते हैं, किस तरह से इनका सम कैसे करेंगे, इन दो क्वांटिटीज़ का, VR का और VL का। ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे कि V = VR प्लस में VL, यानी कि सीधा KVL यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता AC के केस में। तो AC के केस में क्या करते हैं, हम वेक्टर सम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को वेक्टर में, उसका हम इसको बोलते हैं हम फेजर। वेक्टर और फेजर का डिफरेंस क्या होता है, देखिए वेक्टर क्या होता है, वो एक क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका एंगल होता है या उसका कोई डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन बोले, एंगल बोले, एंगल जाएगा जहाँ जाओ, डायरेक्शन जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे वेक्टर को यूज़ करेंगे, लेकिन किस वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, फेजर सम करेंगे हम इन क्वांटिटीज़ का, उसी से हमारी वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी, जो भी हमें वैल्यू अपनी चाहिए, ठीक है। फेजर क्या होता है, फेजर एक ना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जो कि रिप्रेजेंट करती है वेक्टर को ही, जिसके पास जो इक्वेट करती है साइन वेव की वैल्यूज़ को। साइन वेव में, साइन वेव है ना, ये साइनसोइडल वेव है ना, मैंने क्या दिखाया हुआ है, ये साइनसोइडल वेव, इसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम देखते हैं। ये वेक्टर ही है जिसको हम यूज़ करेंगे फेजर से, फेजर वर्ड यूज़ करके इसका फेजर सम निकालेंगे अब इन्हीं सभी क्वान्टिटीज़ का। अब जैसे कि हमें पता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ अपना V फेजर किसके इक्विवेलेंट है, दो जगह ड्रॉप हुआ है, VR फेजर प्लस में VL फेजर। V किसके इक्विवेलेंट है, V क्या कुछ है ये, अगर मैं V को लिखूँ इसको ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग, V क्या है हमारा, I फेजर गुना में R = R नहीं, ये Z आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कलेक्टिव आएगा ना, दोनों का जो रेजिस्टेंस आएगा ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या भी Z है। R और XL अलग अलग हैं, VR में यूज़ होगा XL, VR में R यूज़ होगा, VL में XL यूज़ होगा। तो IZ, VR किसके इक्विवेलेंट है, I फेजर गुना में R प्लस में VL क्या है मेरा, I फेजर गुना में XL। I से I कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके दोनों का, तो हमारे पास Z क्या बचेगा, Z वुड बी इक्वल टू R प्लस में JXL। अब अगर इसी Z का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, R का स्क्वायर प्लस में JXL का स्क्वायर, J का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो Z का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा हमारे पास R का स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर अंडर द रूट। दिख रहा है ना, क्या आएगा, Z का मैग्नीट्यूड कितना आया मेरे पास, ये आ गया। अब अगर हम कहें कि जो हमारा इम्पीडेंस है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, जो पिछली वीडियो में भी कर चुके, बिल्कुल है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जिसके पास एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। ये J लगा था ना जो ऑपरेटर, तो इमेजिनरी पार्ट था। और ये जो हमारी Z जो है ना, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड भी और कुछ एंगल भी है, यानी कि जो Z है वो क्या रखता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास कुछ एंगल थीटा भी है, ठीक है। अब हम चलेंगे इन क्वांटिटीज़ का, हम अब सबसे पहले हम अपनी बनाएंगे वोल्टेज के लिए ट्रायंगल। कैसे हमारा करंट और वोल्टेज का क्या लीड करता है, कोई लैग करता है, किस तरह से हमारे हर कंपोनेंट के क्रॉस करंट का क्या रोल है एज पर दिस वोल्टेज। इस वोल्टेज की वजह से जो ये करंट फ्लो कर रहा है, R से होके गुजरेगा, तो वहाँ पे वोल्टेज का करंट का क्या रिलेशन रहता है आपस में, फेज का। XL के क्रॉस जब ये करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे करंट का वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन बनता है, उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपनी एक वोल्टेज ट्रायंगल, जिसको हम फेजर डायग्राम है वोल्टेजेस का, इसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम वोल्टेज ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ना, हमें एक तो ना अपनी रेफरेंस क्वांटिटी लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे कि सीरीज़ के केस में हमें पता है कि करंट रेफरेंस रहता है, करंट कभी भी चेंज नहीं होता, वो फ्लो करेगा दोनों कंपोनेंट के क्रॉस, कहीं भी इसकी डिवीजन नहीं है, एक ही पाथ है करंट को, यहाँ से गुजरेगा, XL के क्रॉस जाएगा एंड सर्किट को अपने को कंप्लीट करेगा। तो रेफरेंस में अगर मैं लूँ तो अपना करंट को क्या लूँगी, मैं रेफरेंस नोड ले लूँगी। करंट क्या रहेगा हमारा, रेफरेंस नोड, ठीक है।
ये है हमारा आई, टी के क्रॉस ये आई हमारा फ्लो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई, स्मॉल आई से मैंने रिप्रेजेंट अगर किया है इसको। तो इसके क्रॉस अब अगर हम देखें कि हमारी जो ये वी आर वोल्टेज है ना, इससे जैसे करंट आर से होके गुजरेगा, तो क्या इस और करंट और इस वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस है? जैसे हम पीछे भी कर चुके हैं कि वोल्टेज जब भी हम आर के क्रॉस वोल्टेज ऐसे अप्लाई करते हैं तो फेज डिफरेंस जीरो रहता है, किसी तरह का कोई लैगिंग या लीडिंग नहीं आती है, दोनों एक ही फेज में चलते हैं वोल्टेज और करंट। तो इसको मैं क्या रेफरेंस नोड पर आ गया मेरे क्या कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इनकी जीरो पर मुझे दिखाना पड़ रहा है अपना क्या, ये है मेरा वी आर वोल्टेज। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी वोल्टेज क्या है? दूसरी वोल्टेज है मेरे पास एक्सएल के, जब यानी कि यहाँ से होके जो इंडक्टर से होके ये करंट गुजरता है ना, तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वीएल। तो वीएल ये जब यहाँ पे आएगा ना करंट, तब इन दोनों में क्या वोल्टेज में इस करंट में क्या कोई फेज डिफरेंस है? यस है, पीछे हम कर चुके हैं। इन दोनों में हमारा कितना फेज डिफरेंस रहती है? करंट से करंट जो है पीछे रहता है, वोल्टेज आगे निकलती है कितने डिग्री? 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज मेरी आगे निकल चुकी है कितना? 90 डिग्री। ये कौन सी वोल्टेज है? वीएल। अब इन दोनों वोल्टेजेस का ये कितने डिग्री क्या होगा एंगल? वी आर इसमें रेफरेंस में करंट और वोल्टेज में, ये मेरा रेफरेंस करंट थे, ये वोल्टेज आ गई वीएल, दोनों में कितना आया? ये यानी कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, पूरा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। अब हमें निकालनी है अपना रिजल्टेंट वोल्टेज, यानी कि ये जो वी है, वी क्या होगा? यहाँ पे हमारी यूज़ होगी फेजर ट्रायंगुलर लॉ। इस लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा रिजल्टेंट होता है ना, वो होता है वेक्टर सम ऑफ बोथ द क्वांटिटीज़। वेक्टर सम ऑफ बोथ द क्वांटिटीज़ वुड बी इक्वल्स टू, यानी कि ये ऐसे जाएगी ये लाइन मेरी, इन दोनों क्वांटिटीज़ का जो वेक्टर सम होगा वो होगा मेरा v। ये हमारी निकल गई वोल्टेज ट्रायंगल। अब इन सब की वैल्यूज़ को अगर हम चाहें तो रख सकते हैं अपनी, यानी कि मेरी जो VL है ना, ये मेरी कौन सी 90 डिग्री का करा था, लेकिन यहाँ पे जो एंगल आया ना, अब ये जो हमारा रिजल्टेंट और इस रेफरेंस करंट के बीच में जो एंगल है ना, वो एंगल मान लेते हैं इसको, हमारा ये है थीटा एंगल। टेंजेंट थीटा कितना होगा? टेंजेंट थीटा वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा वही चलेगा, अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे इस केस में हम। कितना होगा टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है? दिस यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये रहेगा ना टेंजेंट, यानी कि VL डिवाइडेड बाय VR। अगर मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री tan इनवर्स VL डिवाइडेड बाय VR। अगर हमें निकालना हो अपना पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है इज़ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड द करंट। पावर फैक्टर क्या होता है? कोसाइन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यानी कि कोस थीटा कितना होगा? पावर फैक्टर इसको हम बोलते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू पावर फैक्टर। लिख भी देती है ये चीज़, आप कंफ्यूज ना होए कभी कि ये क्या चीज़ है। यानी कि पावर फैक्टर कितना आएगा? कोस थीटा क्या होता है बच्चों? कोस थीटा होता है अपना यानी कि बेस अपॉन हाइपो। कोस थीटा होगा हमारा बेस कितना है? VR। हाइपो की वैल्यू कितनी है? V है। और यहाँ पे भी ये आ गया हमारा पावर फैक्टर, किस केस में? हमारी वोल्टेज ट्रायंगल वोल्टेज के। अब हम निकालेंगे अपनी इम्पीडेंस ट्रायंगल। निकाल सकते हैं आराम से इम्पीडेंस ट्रायंगल भी। अब लिखो फटाफट अपनी इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या चलेगी हमारी? इम्पीडेंस ट्रायंगल हमने अपनी वोल्टेज से निकालेंगे। वोल्टेज में हमारा VR क्या था? I फेज़र गुना में R। VL क्या था अपना? I फेज़र गुना में XL। और V क्या था? I फेज़र गुना में Z। I हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी ट्रायंगल क्या आएगी? यानी कि रेफरेंस पे हमारा क्या बचेगा? ये बचा है R। हमारा परपेंडिकुलर में क्या आएगा? ये आएगा हमारा XL। और हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा? Z। ये आ गई हमारे पास, ये एंगल आ गया इसका फिर से थीटा। इस केस में अगर हमें अपना एंगल बिटवीन Z एंड R निकालना है, यानी कि टेंजेंट थीटा हमारा क्या रहेगा इस केस में? जो किसके अकॉर्डिंग? इम्पीडेंस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो टेंजेंट थीटा है वो रहेगा XL डिवाइडेड बाय R। और थीटा हमारा आएगा tan इनवर्स XL डिवाइडेड बाय R। और पावर फैक्टर यानी कि कोस थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा? हमारा बेस यानी कि R डिवाइडेड बाय Z। और ये है हमारा केस किसका? प्योर इंडक्टर का केस। दोनों ट्रायंगल बन गई, इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बन गई, हमारी वोल्टेज ट्रायंगल भी बन चुकी है। तो यहाँ पे इस केस में हम
ये हो गया हमारा केस किसका, सीरीज आरएल। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हमारी सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इसी पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं कुछ, वो भी हम कर सकते हैं। चलो अब हम करेंगे अपना आरसी सर्किट।